Hello guys, welcome to the biology class. This is Deepak and let us start. So we were discussing chapter Cell the Unit of Life, class 11th biology, and in this today's topic we will be discussing eukaryotic cell. Like in the previous video we see about prokaryotic cell, similarly we'll discuss here about the eukaryotic cell. One of the main differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell is in eukaryotic cell the nucleus is membrane bounded. मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका न्यूक्लियस दिख रहा है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है विच इज़ अदरवाइज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. तो चाहे आप प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें, आप दोनों में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन विजिबल है. तो वी से दैट कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस ट्रू होता है. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. नाउ सेल वॉल मे बी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. इफ़ यू रिमेंबर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो प्लांट सेल हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, ये तीनों यूकैरियोट्स में आते हैं. इवन एनिमेलिया किंगडम भी यूकैरियोट्स में आता है. अब इसमें से प्लांट, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट की सेल में आपको सेल वॉल प्रेजेंट दिखेगी. और जैसे एनिमल्स है, सॉरी दिस इज़ मिस्टेकन, यहाँ पे ये गलत है बेटा. तो जो एनिमल्स है, एनिमल्स में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है. तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर लेना, ये पोर्शन गलत है बेटा. हेयर इट इज़ एनिमल्स. फिर आता है यूकैरियोटिक सेल का एक अगला इंपॉर्टेंट फीचर कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं. अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है, अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो इसके साइटोप्लाज्म में देखिए यू सी माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद आपको गोल्गी एपरेटस दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, अदर देन दैट लाइसोसोम. तो ये सब क्या है बेटा, एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो सेंट्रियोल आ जाता है, फिर राइबोसोम आ जाते हैं. तो ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ऐसी किसी ऑर्गेनेली के बारे में आपने प्रोकैरियोट्स में नहीं पढ़ा था. लास्ट देयर स्पीकिंग ऑफ देयर न्यूट्रिशन, सो दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और दे मे बी हेट्रोट्रॉफिक. तो ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और बेटा हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. तो प्लांट्स की हम बात करते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक हैं. कुछ प्रोटिस्ट जैसे यूग्लिना की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफ है. उनको छोड़ के बाकी सारे एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ है बेटा. सो इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव प्रोवाइडेड दिस द यूकैरियोटिक सेल ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल. तो आप कुछ डिफरेंसेस यहाँ देख सकते हैं. जैसे एक डिफरेंस अगर मैं बताना चाहूँ तो आप प्लांट सेल में देखेंगे, प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है विच इज अदरवाइज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. इसके अलावा आप देखेंगे प्लांट सेल में जो वैक्यूल का साइज है वो काफ़ी बड़ा है. ये देखिए वैक्यूल 90% से ज़्यादा स्पेस खुद ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में आपको वैक्यूल का साइज बहुत छोटा दिखेगा. ऑल्दो इट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर इन दिस डायग्राम, बट वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल और इनका साइज क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है. इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे सेंट्रियोल करके एक टर्म है. तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल बट दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होगी और प्लांट सेल का ये फीचर है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी. ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं विच आई एम टेलिंग यू. सो नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल. अब यूकैरियोटिक सेल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब बेटा कुछ तो ऐसे पार्ट्स हैं जो किसी भी सेल में जनरल होंगे, चाहे हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें. तो जनरल स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड इज न्यूक्लियस. सेल वॉल नहीं होता है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में सेल वॉल प्रेजेंट हो. तो इसके अलावा कोई भी और सेल जो सेल के क्राइटेरिया को फिट करता है उसमें ये तीन कंपोनेंट पक्का होंगे, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस. ये प्रेजेंट होंगे ही होंगे बेटा. फिर आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की हम बात कर रहे थे. तो कौन कौन सा ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी. लाइसोसोम आपको एनिमल सेल में दिखेगा, प्लांट सेल में नहीं दिखेगा. राइबोसोम ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है, ऑल्दो ये मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं होता है बेटा, बट ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है. तो इससे ये पता लगता है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. फिर लाइसोसोम्स एक्चुअली आई हैव मेंशन 2 टाइम्स. फिर आता है प्लास्टिड, और प्लास्टिड सेल सिर्फ किसका फीचर है बेटा, प्लांट्स का फीचर है. सेंट्रियोल अगेन इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स. फिर कुछ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की बात आती है जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, और अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पेरोक्सीसोम्स.
So we'll study about all of these structure in details. So let us start by the first covering that is present almost in all the cells, that is called as plasma membrane. तो शुरू करते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो मैक्सिमम सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो अगर ये सेल वॉल है तो इस सेल वॉल के अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी, ये वाली मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन आपकी किसकी बनी होगी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी ये. तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म. तो वी ऑल नो दैट इफ दिस इज अ सेल, तो इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और जो ऑर्गेनेलीज हैं, अगर हम करेंगे ये पूरा पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दो तो उसके बाद सेल के अंदर का जो पोर्शन बनता है उसको कहा जाता है बेटा प्रोटोप्लाज्म. तो जो प्रोटोप्लाज्म के बाहर की कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हुई थी, डिटेल्ड स्टडी, इट वाज डन इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस. ये ह्यूमन आरबीसीज में सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी. रिमेंबर, ह्यूमन आरबीसी की एक और खास बात है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. फिर इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर था, जो सबसे सही स्ट्रक्चर था, इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन ने दिया था इसके स्ट्रक्चर को. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रक्चर इज. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो बना होता है बाइलेयर्ड लिपिड से. आप ये देखेंगे, ये जो यहाँ पे ऐसे ये हेड वाला पोर्शन और ये नीचे ऐसे टेल जैसी दिख रही है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज, अगर मैं कहूँ तो ऐसे कुछ पोर्शन दिया है, ये एक लेयर है बेटा लिपिड की, और यहाँ पे बाइलेयर्ड लिपिड है. बाइलेयर्ड का मतलब है लिपिड की दो लेयर प्रेजेंट है और ये कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. ये हेड पोर्शन होता है बेटा लिपिड का और ये टेल पोर्शन कार्बन की चेन होती है. तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ, चाहे ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म का साइड और ये हो गया आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो दोनों तरफ को बाहर की तरफ को आपको लिपिड का हेड पोर्शन दिखेगा और टेल पोर्शन अंदर की तरफ दिखेगा. ये देखिए, दिस इज द टेल पोर्शन इन ब्लैक कलर एंड द येलो राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल. ओके, तो याद रखना लिपिड बनता है दो पोर्शन से. ये पोलर हेड होता है और ये नॉन पोलर टेल होती है. अगर आपने मिशेल्स पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर हमने वहाँ भी देखे थे. तो लिपिड इज़ नथिंग बट अगेन ये फैट मॉलिक्यूल ही है बेटा. बहुत ही जनरल टर्म में कहूँ तो इट इज़ अ फैट मॉलिक्यूल. तो हेड इसमें पोलर है, वो आउटसाइड है. एक और बात याद रखना, हमने कभी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पढ़ा होगा. तो जो इसका हेड पोर्शन होता है ये होता है बेटा हाइड्रोफिलिक, और जो इसका टेल पोर्शन होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक. दिस पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस पोर्शन इज head portion is hydrophilic and tail portion is hydrophobic. इसी वजह से जो लिपिड का हेड पोर्शन है ये बाहर की तरफ है ताकि ये किसी भी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर सके. तो एज आई टोल्ड इट इज बाइलेयर्ड लिपिड. फिर आते हैं दूसरे पोर्शन में. तो द अदर देन लिपिड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स बेटा. तो जो आपको इस डायग्राम में ब्लू कलर के प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज ऑल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द प्रोटीन. अब इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ैक मॉडल भी कहा गया है. तो ऐसा समझिए कि लिपिड के बीच में जगह जगह पे प्रोटीन धसे हुए हैं, मतलब प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर. तो लिपिड इज बाइलेयर्ड और उसमें जगह जगह क्या है बेटा, प्रोटीन एम्बेडेड है. और तीसरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें एक स्टीरॉइड होता है जो लिपिड का बना होता है, जिसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल. अगर आप प्रोकैरियोट्स को याद करेंगे तो वहाँ पे मैंने हैपेनॉइड्स बोला होगा, तो उसकी जगह यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है और इसका काम है मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाना. ओके, तो लिपिड इज डन. लेट अस कम टू द अनदर पोर्शन दैट इज प्रोटीन पार्ट. सो प्रोटीन्स आर बेसिकली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर. और बेटा जो प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन को दो कैटेगरी में बांटा गया है. वन इज पेरिफेरल प्रोटीन एंड अदर इज इंटीग्रल प्रोटीन. तो पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरी मतलब होता है बेटा सरफेस. तो ऐसा प्रोटीन जो लिपिड की सरफेस की लेयर्स में पाया जाएगा उसे कहेंगे बेटा पेरिफेरल प्रोटीन. जैसे ये लिपिड का हेड पोर्शन है बेटा, द वन इन येलो कलर्ड बॉल. तो ये इस सरफेस में या फिर इस सरफेस में जो प्रोटीन्स पाए जाएंगे, मतलब विच आर लोकेटेड ओनली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन्स. ठीक है, यहाँ पे ये आउटर सब थोड़ा गलत है, आउटर नहीं होगा, only on the surface of lipid bilayer. Okay, then there are integral protein.
तो इंटीग्रल प्रोटीन उसे कहते हैं जो टोटली और पार्शियली मेम्ब्रेन में ही बरीड रहते हैं। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। सपोज करो कोई प्रोटीन इस बाइलेयर में इतने पोर्शन में ही है, तो बीच में है बेटा कहीं पे, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन ये है जो मैंने कहा पार्शियली और टोटली। पार्शियल उसे कहते हैं, जैसे इस प्रोटीन को देखिए, दिस प्रोटीन इज मूविंग थ्रू आउट द, दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बाइलेयर्ड लिपिड है उसकी थ्रू आउट द लेयर दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड इट इज ओपनिंग ऑन द बोथ साइड। दिस इज आउटर एनवायरनमेंट साइड एंड दिस इज इंटरनल साइटोप्लाज्मिक साइड। ये इसी का एक टाइप है, देखिए, चैनल प्रोटीन, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो दीज काइंड ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन आर कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा ये टर्म, देखिए, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब ये होता है ऐसा प्रोटीन जो थ्रू आउट द बाइलेयर्ड लिपिड में प्रेजेंट है। तो आप देखें कि थ्रू आउट द लेयर यू सी दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड दिस इज प्रेजेंट, सो दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन का ही टाइप है बेटा। और ये जो आपका पेरिफेरल जो मैंने दूसरा कहा इंटीग्रल प्रोटीन में एक कैटेगरी वो आती है जो कंप्लीटली एम्बेडेड है इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो फॉर एग्जाम्पल द वन इन रेड पोर्शन विच आई हैव प्रेजेंटेड यू, इट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इनसाइड दैट, सो इट इज ऑल्सो अ इंटीग्रल प्रोटीन। अब इनका जॉब क्या होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन का खुद ही समझ जाओ कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एक जगह से दूसरी जगह किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र करना। जैसे ये ज़्यादा अच्छा दिया है, चैनल प्रोटीन का है, तो देखो आप बीच में स्पेस है तो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ इस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। में अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो ना तो सॉलिड है कम्प्लीटली, ना ही लिक्विड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेदर कम्प्लीटली सॉलिड नॉर लिक्विड, इट इज सेमी फ्लूइड इन नेचर। तो जेली हम खाते हैं या जैम जो हम कंज्यूम करते हैं, सेम उसके जैसा स्ट्रक्चर है, नेदर कम्प्लीटली सॉलिड एंड नेदर कम्प्लीटली लिक्विड। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं सेमी फ्लूइड मॉडल कहते हैं। तो अब ये फ्लूइड मॉडल बहुत सारी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है। फ्लूइडिटी इसको क्या दे देती है बेटा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करा देती है। फ्लूइड होने की वजह से ये कैसा होगा, इलास्टिक नेचर का होगा, रिजिड नहीं है तो आसानी से टूटेगा नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है, सेमी फ्लूइड कहा तो लिपिड पोर्शन की वजह से बेटा इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टी आती है। ओके, हमने कहा कि ये ना तो कम्प्लीटली सॉलिड है ना तो कम्प्लीटली लिक्विड है। इसी की अपोजिट भाषा कहूँ तो इट इज़ पार्शियली सॉलिड एंड पार्शियली लिक्विड। तो जो लिक्विड प्रॉपर्टी है वो लिपिड की वजह से आती है और जो सॉलिड वाली प्रॉपर्टी है वो आती है बेटा प्रोटीन की वजह से। तो प्रोटीन इसको क्या देता है, प्रोटीन रिजिडिटी देता है। तो इसको बहुत बार जो कॉमन टर्म है, कॉमनली जो सेंगर और निकलसन ने दिया था वो, उन्होंने तो इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा। इसके अलावा मैं इसको एक और नाम से बुलाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, दैट इज़ आइसबर्ग्स फ्लोटिंग ऑन सी। तो आपने देखा होगा जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं उनके आसपास समुद्र में बर्फ जाते हैं, तो पानी को कंपेयर करो लिपिड से और बर्फ को कंपेयर करो बर्फ के टुकड़ों से। तो सिमिलर इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो आउटर मोस्ट लेयर है तो सीधी सी बात है, सबसे पहला काम होगा इसका ट्रांसपोर्टेशन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा दैट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी सेमी परमिएबल नेचर की है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर जाने देगी, बाकी सारे सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको स्कूल के गार्ड से समझते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ गार्ड प्रेजेंट इन स्कूल और कोई विजिटर जाता है तो वो सिर्फ ऐसे ही लोगों को अंदर जाने देंगे जिनका स्कूल से रिलेटेड कोई काम होगा। अब अगर कोई बोले कि मुझे स्कूल घूमने के लिए जाना है तो गार्ड विल सिंपली नॉट अलाउ दैट पर्सन टू गो इनसाइड। तो गार्ड का नेचर भी कैसा है बेटा, सेमी परमिएबल, खाली सेलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर जाने देना। ओके, दूसरा फंक्शन है बेटा, सीधी सी बात है, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाने में हेल्प करता है। कंपार्टमेंट का मतलब ये है, जैसे सपोज करो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसने एक कंपार्टमेंट बना दिया कि सेल के अंदर के हिस्से को बाहर के हिस्से से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इट सेपरेट द इंटरनल पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकेंड, थर्ड फंक्शन है इसका कि ये सेल को किससे बचाता है बेटा, इंजरी से बचाता है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी। और अपार्ट फ्रॉम दीज इसके फंक्शंस है बेटा, सिक्रीशन है, सेक्रेटरी फंक्शन है, एक्सक्रीशन है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को भी अगर रिमूव करना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी रिमूव हो सकता है वेस्ट प्रोडक्ट एज वेल एज एनी केमिकल। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान देते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन वाले फैक्टर पे बेटा।
तो मैंने कहा जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा सेमी परमिएबल है और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्टेन पाथवेज हैं, ठीक है। विल स्पीक ऑफ दिस इन वेरी डिटेल इन फिजियोलॉजी चैप्टर, बट यहाँ पे मैं खाली एक जनरल आउटलाइन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि वो सब्सटेंसेस को मूव कराएगा। जैसे ये देखिए इस फिगर में अगर आप देखते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ओके, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनका काम है देखो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके काम करने के 3 तरीके होते हैं बेटा। एक तरीका तो ये होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाएगा बट इसमें कोई भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होगा, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सच अ मोड इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मीन विच डजंट रिक्वायर्स एनर्जी और विच डजंट यूटिलाइज एनर्जी। अब बेसिकली जो डिफ्यूजन होता है, जो हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ते हैं, वो इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो इसकी वजह से न्यूट्रल सॉल्यूट्स का और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है बेसिकली यही होता है इसके थ्रू से। अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफ्यूजन टर्म लिखा है, तो देखिए डिफ्यूजन के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा मॉलिक्यूल का और एक तरफ कम होना चाहिए। तो नेचुरली हायर से लोअर में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, तो इट इज़ हायर एंड इट इज़ लोअर हियर, ओके। इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। सिमिलरली आप देखिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है जब प्रोटीन की हेल्प से होता है। देखो यहाँ हमने पढ़ा था कि चैनल प्रोटीन्स होते हैं और इसके थ्रू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। अगेन ये किसके बेसिस पे हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ को मूवमेंट होगा। इट डजेंट रिक्वायर्स एनी एनर्जी बेटा, ओके। फिर एक दूसरा मोड होता है। अब सपोज करो अगर आपको कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ले जाना हो, जैसे यहाँ देखिए सपोज कहीं पे एक तरफ ऐसी कंडीशन है, ये सेल हो गया, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हाई है बेटा और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है, बट अगर आपको कम से ज़्यादा की तरफ को ले जाना है, सीधी सी बात है, ये सेम कुछ वैसा है जब आप नदी में धारा के विपरीत अगर तैरते हैं, जो फ्लो है वाटर का उसके अपोजिट तैरेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए बेटा, यू रिक्वायर मोर एनर्जी। सो सिमिलरली हियर इन दिस मोड this kind of transport is called as active transport and active transport requires energy बेटा। इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ATP मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, ओके। तो एक्टिव मीन्स वन विच रिक्वायर्स ATP कंजप्शन। तो एज आई सेड यू इट कॉजेज द मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज करके नहीं आ सकते, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये मोड रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर आते हैं बेटा अगला, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क का मतलब होता है क्वांटिटी में जब किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह। पहले ही बता दूं इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, और इसके लिए जो 2 मेथड होता है उसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी भी है और ये बहुत ज़्यादा एविडेंट होती है अमीबा में भी। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, अब देख लीजिए पहले कर क्यों रहे हैं, तो ये इसलिए किया जाता है जिससे बड़े मॉलिक्यूल्स, आई टोल्ड यू ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट जब करना हो, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। अब जस्ट एक आउटलाइन प्रोवाइड करी है मैंने, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, एंडो मतलब होता है अंदर, साइटोसिस मतलब यहाँ पे साइटोसिस का मतलब हुआ सेल से रिलेट कर सकते हैं या सेल के अंदर किसी सब्सटेंस का आना। तो देखिए यहाँ पे आ कैसे रहा है, आप यहाँ पे देखो ये सिंपल कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पोर्शन कट ऑफ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है, लिपिड और प्रोटीन का बना है। तो जैसे ही कोई सब्सटेंस आएगा, सम पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट कट ऑफ एंड इट फॉर्म्स द मेम्ब्रेन अराउंड दिस सब्सटेंस। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन कट के क्या किया, इस सब्सटेंस के अराउंड मेम्ब्रेन बना दिया। तो ये देखो वेसिकल बन गया, तो सेल के अंदर आया, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। बेसिकली जो फूड का डाइजेशन होता है अमीबा में वो कुछ इसी प्रकार होता है बेटा, ओके। देन इट्स अपोजिट इज एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सो क्या होगा, बाहर निकलना। तो बाहर निकलने में क्या होता है, ये देखो ये सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स है, दीज मॉलिक्यूल्स नीड्स टू बी एक्सपोर्टेड आउटसाइड द सेल। अब इसमें अगेन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन कटेगा और इस सब्सटेंस के चारों तरफ क्या बना देगा, एक मेम्ब्रेन बना देगा। बन गई मेम्ब्रेन बेटा। नाउ दिस मेम्ब्रेन विल गेट डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाइल गोइंग आउटसाइड। तो ये मेम्ब्रेन जब
इस मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन दिया है, ये मेम्ब्रेन क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जाके मिल गई और सब्सटेंस को क्या कर दिया, बाहर की तरफ को एलिमिनेट कर दिया। ओके, so this is about the exocytosis, and this all covers all the portion regarding the plasma membrane. So that is all for today. In case if you have any doubt, just let me know. Thank you.